आवाज़ इंडिया टीवी आपको देश के विभिन्न मुद्दों से जोड़ता है दर्शकों हमेशा। हमारे साथ अभी वीरेंद्र सिंह सर है जो ग्रेटर नोएडा से है और वो देश के विभिन्न मुद्दों पे अपने विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। वो एक स्कॉलर है और लोगों के स्ट्रेस के लिए भी वो काम करते हैं, स्ट्रेस दूर करने के लिए काम करते हैं। जीएसटी के कस्टम जो SC ST संगठन है उससे भी वो जुड़े हैं। बेंगलुरु के इस 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में हमारी उनसे मुलाकात हुई है। जानते हैं उनके देश के इस वर्तमान परिस्थिति में उनकी छोटी सी टिप्पणी क्या है। सर, आवाज़ इंडिया टीवी देश भर में काम करता है, देश के विभिन्न राज्यों में जाता है, देखता है कि देश के विभिन्न राज्यों की समस्या क्या है, लोगों की ओपिनियन क्या है, लोग अलग अलग तरीके से अपने ओपिनियंस देते हैं। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें आप छोटी सी टिप्पणी क्या करेंगे? जो देश की जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें आप छोटी सी टिप्पणी दीजिए। सबसे पहले तो मैं आवाज़ इंडिया का धन्यवाद करता हूं कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में लड़ रहे हैं। और जहां तक इतिहास का सवाल है, अगर वर्तमान परिस्थिति का हम आकलन करना चाहें तो इस वर्तमान परिस्थिति खास करके जो सिनेरियो इस देश में चल रहा है, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सब जो धार्मिक सिनेरियो चल रहा है, इसको अगर हमें इसकी जड़ में जाना है तो हमें इसकी हिस्ट्री को, इतिहास को समझना पड़ेगा कि हमारा इतिहास क्या रहा है भारत का। तो अगर हम इतिहास की बात करें तो भारत का इतिहास शुरू से मानवतावाद और गैर मानवतावाद की लड़ाई का संघर्ष रहा है। इंडियन हिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द स्टेटस को एंड द अदर फोर्सेस इन इंडिया। तो ये रहा है। स्टेटस को किस बात का रखना चाहते हैं, मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा कि ये भारत की व्यवस्था है, सामाजिक और आर्थिक धार्मिक व्यवस्था है। यहाँ इस व्यवस्था से हम नीचे चलते हैं, मान सम्मान घटता है, इससे ऊपर चलते हैं तो मान सम्मान बढ़ता है। तो ये जो गैर बराबरी की व्यवस्था बोलते हैं, हम इसे जातिवाद की व्यवस्था या गैर बराबरी की व्यवस्था बोलते हैं। तो यहाँ लड़ाई इस बात की है कि जो फोर्सेज हैं इस व्यवस्था को खड़ा रखना चाहते हैं, उनकी सारी शक्ति इसी में लगी हुई है। दूसरे जो फोर्स हैं, जो मानवतावादी फोर्सेज हैं, वो चाहते हैं कि व्यवस्था इस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ मानवता की व्यवस्था होनी चाहिए, सबको बराबर मान सम्मान अधिकार मिलने चाहिए, सबको जो है समाज में बराबरी का हक मिलना चाहिए। लेकिन वो इस भारत में नहीं है। तो केवल लड़ाई इस व्यवस्था को खड़े रखने की और बराबरी की है। और ये इतिहास शुरू होता है तथागत गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध से पहले तमाम सारी ये जातिवादी और ये गैर बराबरी की व्यवस्थाएं थीं। गौतम बुद्ध ने इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया और उन्होंने बिना किसी खूनी क्रांति के, केवल अपने विचार को दे करके, अपनी विचारधारा दे करके इस व्यवस्था को बदलने का काम किया। अगर आप बात करेंगे सम्राट अशोक की, तो सम्राट अशोक के टाइम पर ये जो खड़ी व्यवस्था थी, इसको ध्वस्त करके ये मानवता की व्यवस्था की स्थापना हुई थी। और वो 10वीं पीढ़ी तक चली। सम्राट अशोक के बाद 10वीं पीढ़ी। आपने चक्रवर्ती सम्राट का नाम लिया है। उस वक्त का भारत और जो अखंड भारत था और जो अफगानिस्तान से लेके तो पूरा जो एरिया है, खैबर खंड से जो निकला हुआ एरिया, सिल्क रोड तक जो ट्रेडिंग होता था, तो उसके ऊपर आप हमारे दर्शकों को आपके विचार रखिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। अगर हम सम्राट अशोक की बात करें तो दुनिया में केवल 3 ग्रेट हुए हैं, अशोका दी ग्रेट, अलेक्जेंडर दी ग्रेट और अकबर दी ग्रेट। तो भारत से केवल अशोका दी ग्रेट है। वाई ही वाज अशोका दी ग्रेट, इस पर हमें चिंतन मनन करना चाहिए। और अशोक के इतिहास की बात करें, समय की बात करें, तो उस समय भारत को जो था विश्व गुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये सम्राट अशोक के समय का भारत था। और उनके थोड़े बाद क्या, आज हमारे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे सब लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कब था, कब विश्व गुरु था, कब सोने की चिड़िया था, ये कोई नहीं बताता। विश्व गुरु क्यों था? क्योंकि सम्राट अशोक के टाइम पे एक नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला 2-3 का नाम जानते हैं, लेकिन इस तरीके के 20 से ज़्यादा विश्वविद्यालय बनाए। आज ऑक्सफोर्ड है अमेरिका का, अमेरिका जाने के लिए लोग जैसे लालायित रहते थे, उस वक्त देश में आने के लिए लोग लालायित रहते थे। ऐसी क्या कारण थे सर, आपको क्या लगता है उसके क्या कारण थे? उसके कारण है, अगर आप सम्राट अशोक का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें 20 से ज़्यादा विश्वविद्यालय थे, जो जिसमें हजारों विद्यार्थी एक साथ पढ़ते थे। रहना, पढ़ना, खाना सब कुछ फ्री था, कोई पैसा नहीं लिया जाता था।
और दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। और उसमें खाली बुद्धिज्म नहीं, बुद्धिज्म के अलावा सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो ये जो विश्वविद्यालय थे उस समय दुनिया में किसी भी देश में इतने विश्वविद्यालय नहीं थे। और जो फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट था ये उस समय था। और उस समय जो उद्योग व्यापार ये जो सारी चीज़ें थी वो भी उत्कर्ष पे थी, इसलिए सोने की चिड़िया बोला जाता था इसको। तो ये जो सोने की चिड़िया और विश्वगुरु था ये सम्राट अशोक के टाइम पे था। और ये 10वीं पीढ़ी मतलब बृहद्रथ तक ये रहा है, सोने की चिड़िया रहा है, इस लंबे इतिहास तक विश्वगुरु रहा है। लेकिन अगर हम बृहद्रथ की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग जो इस व्यवस्था का पोषक था, गैर बराबरी की व्यवस्था का पोषक था, गैर मानवतावादी व्यवस्था के पोषक था, उसने पुष्यमित्र शुंग के सेना में सिपाही था वो, उसने पुष्यमित्र की हत्या करके वो खुद राजा बन गया। और उसके बाद जो भी विरासत थी सम्राट अशोक के लेकर से बृहद्रथ तक की, उसने सबको ध्वस्त कर दिया। इवन जो विश्वविद्यालय थे उनको सबको जला दिया गया। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय इतना बड़ा था कि वो 6 महीने तक जलता रहा था। तो आप सोचिए 6 महीने तक जो जलता रहा था कितना साहित्य रहा होगा उसमें, 6 महीने उसे जलने में लगे। जब अमानवतावादी फोर्सेस काम कर रहे हैं तो ये विभिन्न इतिहास के हर जगह पे काम कर रहे हैं, तो इससे इतिहास ने जो मानवतावादी लोग हैं उन्होंने कुछ सीख ली, सबक ली। हाँ, देखिए ये जो इतिहास, अगर हम भारत के इतिहास की बात करेंगे तो जो मैंने कहा कि ये मानवतावाद की गैर मानवतावाद की लड़ाई शुरू से चलती रही है। और तथागत गौतम बुद्ध ने इस जो गैर मानवतावाद की बात थी, तथागत बुद्ध ने मानवता स्थापित की, वो बृहद्रथ के बाद आकर के फिर समाप्त हो गई। फिर ये गैर बराबरी की व्यवस्था, फोर्सेज जो ताकतें थी वो फिर बहुत मजबूत हुई और उन्होंने फिर लंबे समय तक राज किया। और उसके बाद देश फिर गुलाम हुआ। जब ये गैर मानवतावादी ताकतें देश में पैदा हो गई, आपस में विघटन हुआ, गैर ऊंची नीच की व्यवस्था बनाई गई, तो तमाम सारे अन्याय अत्याचार किए गए। खास करके अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म को भारत से नष्ट कर दिया था। लेकिन क्रांति के साथ प्रतिक्रांति हो रही थी। हाँ, इसको बोलते हैं जो तथागत गौतम बुद्ध ने गैर मानवतावाद के खिलाफ क्रांति की थी, धार्मिक क्रांति थी वो, और जिससे पूरा समाज बदल गया था, मानवतावाद स्थापित हो गया था। वो मानवतावाद स्थापित पसंद नहीं आया इन गैर मानवतावादी लोगों को, तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके प्रतिक्रांति थी वो, उस प्रतिक्रांति के तहत तमाम सारा साहित्य लिखा गया भारत में, जिसमें अगर हम नाम लेना चाहें तो रामायण, महाभारत, गीता, ये सारे उस प्रतिक्रांति के बाद लिखे गए। इवन मनुस्मृति, इनमें ऐसे काले कानून बनाए गए कि ये जो व्यवस्था के शिकार लोग हैं, गैर बराबरी के शिकार लोग हैं, इनके लिए कानून बनाए गए कि ये हमेशा जो है दरिद्र रहें, हमेशा जो है गुलाम रहें, इस तरीके के कानून बनाए गए। तो ये क्रांति की प्रतिक्रांति हुई, चलती रही। इस बीच में फिर जो मानवतावादी लोग थे उनमें फिर संत कबीर पैदा होते हैं, संत रविदास पैदा होते हैं, नानक जी पैदा होते हैं, बहुत सारे संत पैदा हुए। लेकिन इन गैर मानवतावादी फोर्सों ने उन संतों को भक्त करार दे दिया। वो बेसिकली भक्त नहीं थे, कहते हैं ना भक्त दे दिया, वो रविदास जी, कबीरदास जी, ये भक्तकालीन उसके थे, ये भक्त नहीं थे। ये बेसिकली जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के एक पिलर थे, उन्होंने गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई की शुरुआत की थी। तो वहाँ से वो शुरू हो करके रविदास जी और ये तमाम सारे बहुत सारे नाम हैं वो होते रहे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष चला मानवतावाद और गैर मानवतावाद में, वो शुरू होता है ज्योतिबा फुल्ले से। इन्होंने, रविदास जी, कबीरदास जी, इन्होंने एक वैचारिक आंदोलन चलाया, वैचारिक लड़ाई लड़ी, लेकिन ज्योतिबा फुल्ले और सावित्रीबाई फुल्ले ने उसको अमली जामा पहनाया और उन्होंने सबसे पहले शिक्षा का प्रसार किया। ज्योतिबा फुल्ले के बारे में कहते हैं कि एक उनके साथ दुर्घटना हुई, यानी पुष्यमित्र शुंग के वंशज ज्योतिबा फुले को भी तकलीफ पहुंचाया, ऐसा बोल रहे हैं आप? देखिए, द क्वेश्चन इज नॉट ऑफ द पुष्यमित्र शुंग, ये एक व्यवस्था की लड़ाई थी। ये तो इंस्ट्रूमेंटल रहे, पुष्यमित्र शुंग और तमाम तरह के लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन लड़ाई व्यवस्था की थी। अमानवतावाद रहा हमेशा। अमानवतावाद
गौतम बुद्ध के बाद रहा। गौतम बुद्ध के पीरियड में अमानवतावाद खत्म हो गया था, वहाँ कोई अमानवतावाद नहीं था। बृहद्रथ तक इस देश में बराबरी की व्यवस्था रही, मानवों के मूल्यों की सुरक्षा की गई, लेकिन उसमें ये जो फोर्सेज थे अंदर अंदर करते रहे और बृहद्रथ के बाद वो पुनः आ गए और पुनः उन्होंने अपनी सत्ता काबिज की गैर मानवतावाद की। लेकिन बहुत सारे हमारे संत गुरु महात्मा हुए जिन्होंने ये लड़ाई लड़ते रहे। नहीं, महात्मा फुले का सर आपने बात की, उनको काफ़ी तकलीफें हमको पढ़ने में मिलता है, उनको काफ़ी तकलीफें सहनी पड़ी। तो वो कौन सी फोर्सेस थी जो उनको तकलीफ दे रही थी? सावित्रीबाई फुले को तकलीफ दे रही थी, वो एक साड़ी पहन के जाती थी स्कूल में, तो उनको दूसरी भी साड़ी अपने साथ में लेके जाना पड़ रहा था। ऐसी क्या तकलीफें हुई उनके साथ? तकलीफें ये हुई क्योंकि आज भी कहा जाता है, पहले भी कहा जाता है, और पहले शुरू से लेकर के शिक्षा पर सबने जोर, जितने हमारे संत गुरु महापुरुष हुए हैं हर एक ने शिक्षा पर जोर दिया है कि शिक्षित अगर हमारा समाज होगा तो उसका शोषण नहीं होगा, गैर मानवतावाद उस पर हावी नहीं हो पाएगा। और ये लोग जो गैर मानवतावादी हैं इस बात को जानते हैं, जानते थे, आप शुरू से जानते थे कि भाई शिक्षा से इनको वंचित किया जाए, और सारे हथकंडे उन्होंने बनाए, सारे कानून बनाए। मनुस्मृति में तो तमाम बनाए कि अगर कोई पढ़ने की कोशिश करे तो उसकी जीभ काट लो, कोई सुनने की कोशिश करे तो उसके कान में शीशा पिघला दो। ये जो बनाए इसके खिलाफ हमारे तमाम सारे हुए। उसमें ज्योतिबा फुले का यही था कि उन्होंने जड़ को समझा, उन्होंने जड़ को समझा कि गुलामी का कारण क्या है, इस गैर मानवतावाद का कारण क्या है। तो उन्होंने, उनके साथ एक दुर्घटना हुई, कैसे समझ में आया ये जानना भी ज़रूरी है कि जब वो मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो उनका एक ब्राह्मण साथी था, उसने इनको इनवाइट किया। ये गया, बारात में जा रहा था, तो वही देखा उसमें जनेऊ नहीं है, तो उनको पहचान लिया और उनको जो वहाँ से धक्के मार के गाली गलौज दे करके पिटाई करके वापस भेज दिया कि तू शूद्र होकर के तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू ब्राह्मण की बारात में आया। इससे उनको बहुत आघात पहुँचा। वो जब घर गए अपने पिताजी को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो उनके पिताजी ने भी कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए उनका जो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, तुमने जो काम किया था वो मार भी सकते थे। तो उनको और ज़्यादा आघात पहुंचा कि एक तो मेरा अपमान हुआ और ऊपर से पिताजी भी ऐसे कह रहे हैं सपोर्ट करने की बजाय। तो परेशान होकर के गाँव के पास में एक नदी थी, वहाँ जा कर के बैठ कर के रो रहे थे, रोने लगे कि मैं कल स्कूल में कैसे जाऊँगा, कैसे मुँह दिखाऊँगा, हमारा इतना अपमान हुआ। उसी समय गांव की कुछ शूद्र महिलाएं पानी लेने के लिए आती हैं, जिनके कमर में झाड़ू बंधा हुआ था, गले में मटका लटका हुआ था, और वो ज्योतिबा फुल्ले को रोता हुआ देख करके ठहाका लगा करके हंसने लगी कि देखो ये नौजवान हट्टा कट्टा होकर के कैसे औरतों की तरह से रो रहा है। तो वो अपना रोना भूल गए। ज्योतिबा फुल्ले ने देखा कि मैं क्यों रोया, इनको ये एहसास नहीं है कि ये इनके हंडिया बंधी हुई है, सदियों से गुलाम हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं है। मुझे गुलामी का एहसास क्यों हुआ? क्योंकि मैंने शिक्षा पाई, मैं पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई गुलामी क्या होती है, मान सम्मान स्वाभिमान क्या होता है। तो मुझे शिक्षा से ज्ञान हुआ। तब उन्होंने कहा कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना संपत्ति गई, और संपत्ति बिना शूद्र गुलाम हुए। इतना बड़ा अनर्थ केवल और केवल शिक्षा के कारण हुआ। तो वहाँ से वो उन्होंने एक प्रेरणा ली, वहाँ से उठ के खड़े हुए और उन्होंने संकल्प किया कि आज के बाद मैं शूद्रों को शिक्षा देने का काम करूँगा। वहाँ से वो घर आते हैं, घर आकर के पूरी तन्मयता के साथ सबसे पहले सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने का काम करते हैं, फिर स्कूल खोलते हैं। ये है मार्च 1848 में, करीब 100-150-200 साल पहले उन्होंने पहला स्कूल जब खोला, पूना में लड़कियों के लिए खोला। जब पहला स्कूल खोला तो बहुत ही समाज में जो गैर बराबरी की व्यवस्था वाले लोग थे वो जानते थे कि शिक्षा का महत्व क्या है। अगर लोग शिक्षित हो गए, खास करके ये शूद्र, तो इनकी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सारे हथकंडे अपनाए कि किसी तरीके से इनको शिक्षा के काम से रोका जाना चाहिए। जैसा आपने बताया कि भाई जब पढ़ाने जाती सावित्रीबाई गीजर गोबर कीचड़ फेंक दे, हर तरीके से रोका, इनके घर वालों से शिकायत की। यहाँ तक हुआ कि ज्योतिबा फुल्ले के पिताजी के पास ये लोग गए जो गैर बराबरी की व्यवस्था के लोग थे, उनको भड़काया, बोले देखो ये तुम्हारा बहू और लड़का जो काम कर रहे हैं ये शास्त्रों के विरुद्ध है, ये नरक में जाएंगे मरने के बाद, और अगर तुम इनका साथ दोगे तो तुम भी नरक में जाओगे।
उनकी ज्योतिबा की पिताजी की ये बात समझ में आ गई, बोले हाँ ठीक बात है। तो उन्होंने सोचा भाई मैं क्यों इनके साथ नरक में जाऊं। तो उन्होंने ज्योतिबा फुले को अल्टीमेटम दिया कि या तो पढ़ाई छोड़ दो, स्कूल बंद कर दो, या मेरे घर से निकल जाओ। तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि मैं पढ़ाई बंद नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे घर से निकल जाऊंगा। सर आपने महात्मा फुले की बात की, अभी हम समाप्ति की तरफ आते हैं कि जो अभी गैर बराबरी तो बनी है देश के वर्तमान परिस्थिति में, इसके ऊपर आप टिप्पणी करेंगे, और देश के बिल्डिंग में महात्मा फुले का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का और जितने भी महापुरुष हो गए उनके ऊपर आपके विचार रखिए। अगर हम आज की बात करें परिप्रेक्ष्य की, जो मैंने इतिहास बताया, आज भी मैं अगर कहूँ पहले हुई थी धार्मिक क्रांति प्रतिक्रांति, आज जो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्रांति जो हुई थी उसकी प्रतिक्रांति है। हमारे महापुरुषों के संघर्ष के कारण, खास करके अगर हम बात करें, डॉक्टर अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए, सबको बराबरी का अधिकार दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार देश में संवैधानिक अधिकार दिए सबको लिखित में। वो जो क्रांति हुई थी वो एक पॉलिटिकल और धार्मिक और इकोनॉमिकल क्रांति थी जो संविधान बाबा साहब ने बनाया। वो सभी की बराबरी के लिए क्रांति थी। ये इन गैर मानवतावादी फोर्सेज को पसंद नहीं आया, आज भी संविधान पसंद नहीं है उनको कि संविधान में सबको बराबरी क्यों दे दी गई। तो उस संविधान को ध्वस्त करने के लिए ये पॉलिटिकल काउंटर रिवॉल्यूशन है आज जो हो रहा है देश में। ये अगेन रिलीजियस काउंटर रिवॉल्यूशन है, फाइनेंशियल काउंटर रिवॉल्यूशन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सारे पूरे देश का बिजनेस पर्टिकुलरली 2-4 लोगों को दे दिया जा रहा है। बाकी सब जो है आप देख रहे हैं पिछले 50 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आर्थिक जो असमानता उस दर पर पहुंच गई है। एजुकेशन की अगर बात करें तो सारी सरकारी संस्थाएं जो प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन है सब ऑलमोस्ट बंद करते जा रहे हैं। तो उनका वही उद्देश्य है कि इनको शिक्षा से वंचित किया जाए। एक तो शिक्षा फ्री कर दी उन्होंने, लेकिन उसके साथ पढ़ाई बंद कर दी। कटोरा लेकर के भेज दिया कि भाई हम खाना खिलाएंगे, तो वो खाने पे ज़्यादा ध्यान देता होता है। और मम्मी पापा पूछते हैं भैया बेटा आज खाने में क्या मिला था, वो ये नहीं पूछते कि भाई क्या पढ़ाया था, खाने में क्या मिला था। वो कर दिया। और हायर एजुकेशन इतनी महंगी कर दी है, करते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उसमें शूद्रों को तो छोड़ो, आम आदमी अपने बच्चों को ग्रेजुएशन नहीं करा सकता, बीए नहीं करा सकता, डॉक्टर इंजीनियर बात की बात है। तो ये सब उस प्रतिक्रांति का नतीजा है। सर, आप एक विश्लेषक के रूप में इनका क्या उपाय रखेंगे, दो अंतिम कुछ शब्दों में इन सब चीज़ों का उपाय क्या है आपके नज़र? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था पॉलिटिकल पावर इज दी मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। कांशीराम जी ने इसका प्रयोग को सक्सेस करके दिखाया उत्तर प्रदेश में। कांशीराम साहब ने बाबा साहब की केवल 2 बातों को पकड़ा कि भाई जिसका इतिहास नहीं होता वो शासक नहीं बन सकता, और ये जो फॉर्मूला दिया कांशीराम साहब ने दोनों फॉर्मूलों पे काम किया। और राजनीतिक सत्ता लेकर के एक बार नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश में दिखा दिया, प्रूव कर दिया कि राजनीतिक सत्ता लेकर के ये जो सारे काम हो रहे हैं किया जा सकता है, और कोई तरीका इस देश में नहीं है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। ये शब्द की अगर हम बात करें, समय की बात करें, तो आज जो भारत में समय चल रहा है, आज जो भारत में सिनेरियो चल रहा है पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल, उसकी अगर हम बात करें तो देश बहुत कठिन राह से गुजर रहा है। इसके लिए हमें करना क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, बहुजन समाज की जिम्मेदारी क्या है, मानवतावादी लोगों की जिम्मेदारी क्या है जो चाहते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति को मान सम्मान अधिकार मिले। तो इसमें अगर हम देश की बात करें, देश के विकास की बात करें, तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो ये जिम्मेदारी बन जाती है पढ़े लिखे लोगों की। पढ़े लिखे लोगों की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। और इस टोटल सीनेरियो में जो चल रहा है देश में, ये गैर बराबरी और बराबरी की व्यवस्था की लड़ाई चल रही है। तो जो गैर बराबरी के शिकार हो रहे हैं, जातिवाद के शिकार हैं, ऊंच नीच के शिकार हैं, उन लोगों के, पढ़े लिखे लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को साथ आना पड़ेगा, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिसके लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 18 मार्च 1956 को कहा था कि पढ़े लिखे नौकरी वाले लोगों की ये जिम्मेदारी है कि समाज के उत्थान के लिए, समाज के परिवर्तन के लिए उन्हें अपनी कमाई का 20वां भाग यानी 5% समाज के भलाई के लिए देना चाहिए।
यही बात उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने धम्म परिवर्तन किया था नागपुर में, तब भी इस बात को कहा था कि समाज के लोगों को हमारे धार्मिक काम को बढ़ाने के लिए और सामाजिक काम को बढ़ाने के लिए अपनी कमाई का 20वां भाग देना चाहिए, पे बैक करना चाहिए, पे बैक टू सोसाइटी। तो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट टू पे बैक, हाउ टू पे बैक एंड व्हाई टू पे बैक। मान्यवर कांसीराम साहब ने इस कंसेप्ट का नाम दिया पे बैक टू सोसाइटी। व्हाट टू पे बैक, हाउ टू पे बैक, व्हाई टू पे बैक। व्हाट टू पे बैक आपके पास जरूरी नहीं है समय दें। उन्होंने कांसीराम साहब ने ट्रिपल टी का फॉर्मूला दिया, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी, कि अपने समय का 20% 20वां भाग टाइम देना है, आपको टैलेंट देना है, जो पढ़े लिखे हैं, आपको ट्रेजरी मतलब पैसा देना है। ये 3 चीज़ें देनी है, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी। ये पे बैक करना है सोसाइटी को। हाउ टू पे बैक, उसके लिए कोई हमने स्पेशल वो काम नहीं करना कि हम कैसे पे बैक करें। आप कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, किसी जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी हेल्प कर सकते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जा कर के कहीं हेल्प कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अपना टैलेंट बता करके लोगों को जो व्यवस्था के बारे में बता कर, जिनको इतिहास नहीं पता है इतिहास के बारे में बता करके आप अपना टैलेंट को पे बैक कर सकते हैं। द मेन क्वेश्चन इज वाई टू पे बैक। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने पे बैक क्यों करना है, हमने समाज से क्या लिया है, क्या हम अपनी सैलरी पे कर दें सारी, क्या हम कर दें और क्यों कर दें। हमारे इंटेलेक्चुअल्स आज ये सोचते हैं कि हम आज जो भी हैं वो हमारे माँ बाप ने पढ़ाया, हमने पढ़ाई की, एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, हमें नौकरी मिल गई, तो व्हाट इज द रोल ऑफ द सोसाइटी। हम समाज को क्यों पे बैक करें, समाज को क्यों पे बैक करें। तो इसके लिए अगर हम देखें तो मेरा जो आज आप देख रहे हैं मैं टाई और सूट हैट में खड़ा हुआ हूं, इसमें मेरा अपना मानना है। हो सकता है दर्शक इस बात को स्वीकार करें ना करें, लेकिन मेरा अपना मानना है कि बहुजन समाज के लोगों को मुझे जो पद, पैसा, प्रतिष्ठा मिला उसमें हमारे महापुरुषों का त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतिफल है कि आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। तमाम सारे अधिकारी नेता जो बने वो हमारे महापुरुषों के त्याग, तपस्या, बलिदान के कारण बने हैं। अगर ज्योतिबा फुले इस समाज में पैदा नहीं हुए होते तो हमें पढ़ने का अधिकार नहीं मिला होता। जैसे हमारे बाप दादे अनपढ़ मर गए, हम भी कहीं मर गए होते। साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पैदा नहीं हुए होते, हमें अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिला होता तो जैसे हमारे बाप दादे अनपढ़ गुलामी करते करते मर गए, हम भी कहीं गुलामी कर रहे होते और आगे आने वाली संतान भी गुलामी करने को मजबूर होती। इसलिए ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हमारी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी शुड पे बैक टू दी सोसाइटी टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी। और अगर मैं ये कहता हूँ कि इन महापुरुषों का हमारे ऊपर कर्ज है, हम कर्जदार हैं इन सभी महापुरुषों को, और जो कर्ज लेकर के वापस नहीं देता उसे हम बेईमान कहते हैं। तो अगर आप मरने से पहले चाहते हैं कि आप ईमानदार बन के मरें तो हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है, हमारे समाज के खास करके बुद्धिजीवी लोगों की ये नैतिक जिम्मेवारी है कि वे समाज को टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी पे बैक करें। और मैं एक बार और कहता हूं कि आप भूल जाइए महापुरुषों के संघर्ष को, आप हो जाइए बेईमान, मत उनके कर्ज को अदा कीजिए, लेकिन आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, आगे आने वाले जो हमारे बच्चा पैदा होंगे, बच्चों के बच्चे पैदा होंगे, अगर हमने संघर्ष नहीं किया तो वो गुलामी के गर्त में चले जाएंगे। इसलिए अगर हमारे समाज के लोगों ने अपनी पीढ़ियों को गुलामी के गर्त में जाने से बचाना है तो संघर्ष करना ही होगा। अन्यथा हमारे बच्चे जो पैदा होंगे हमारा गरेबान पकड़ करके कहेंगे कि बुढ़े तैने तो अपने मौज मस्ती कर ली इन महापुरुषों के संघर्ष से, लेकिन तूने क्या किया समाज के लिए, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए ये जरूरी है, हमें समाज को पे बैक करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आवाज़ इंडिया टीवी का।